हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत का विघटन एवं सैयद व लोधी वंश। इस वीडियो में हम भाग 1 देखेंगे, जिसमें हम सैयद वंश के बारे में बात करेंगे। भाग 2 में हम लोधी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। साथ ही साथ विभिन्न विषयों में जो भी वीडियो हमारे चैनल पर आ रही हैं उन्हें भी आप देखें और लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट्स करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर, दिल्ली सल्तनत का विघटन एवं सैयद वंश। तो पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंशों के बारे में चर्चा की। तो जब तुगलक नवाचारों के फलस्वरूप जो दिल्ली सल्तनत का विघटन आरंभ हुआ, वह तेज़ी से सैयद व लोधी वंश के शासकों के समय अग्रसर होता हुआ उसके पतन का कारण बना। क्योंकि जब तुगलक वंश चल रहा था तब ऐसे कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और कुछ ऐसी योजनाएं विफल हुई जिससे चारों तरफ अशांति फैल गई और अव्यवस्था दिल्ली सल्तनत में आ गई, जिसके चलते हुए आगे आने वाले जो वंश हुए, चाहे वो सैयद वंश हो या लोधी वंश हो, तो उनके समय में दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हुआ। तो हम संक्षेप में यहाँ पर सैयद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो सैयद वंश में जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके नाम हैं ख्रिज खां, 1414 से 1421 ईस्वी तक। इसके बाद आता है मुबारक शाह। दोस्तों, एक मुबारक शाह खिलजी था, लेकिन ये सैयद वंश का मुबारक शाह, 1421 से 1434 ईस्वी तक। इसके बाद मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 ईस्वी तक। और अंतिम शासक रहा सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से 1451 ईस्वी तक। इन प्रमुख 4 शासकों ने सैयद वंश में शासन किया, लेकिन इतिहास में या दिल्ली सल्तनत में यह इतने सफल नहीं हुए और आखिरकार इनका पतन हो गया और एक और नए राजवंश की स्थापना हो गई, लोधी वंश की। तो बात करते हैं हम ख्रिज खां की। दिल्ली का शासक बनने के पूर्व ख्रिज खां मुल्तान का सूबेदार था, जिसने तैमूर को उसके भारत आक्रमण के समय सहयोग दिया था। अतः भारत से लौटते समय तैमूर ने उसे मुल्तान, दीपालपुर व सिंध का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। 1412 में तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद की मृत्यु होते ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। अतः 1414 में ख्रिज खां ने दिल्ली पर अधिकार जमा सैयद वंश की नींव डाली थी। उस समय दिल्ली साम्राज्य का प्रभाव दिल्ली के आसपास कुछ मीलों तक ही संकुचित हो गया था, क्योंकि जौनपुर, मालवा, गुजरात, कन्नौज, कटिहार, बदायूं आदि के शासकों ने दिल्ली का आधिपत्य ठुकरा दिया था और मुल्तान में खोखर जाति के उपद्रव या विद्रोह हो रहे थे। इन सब में सर्वप्रथम ख्रिज खां ने कटिहार, दोआब, बदायूं, इटावा, कंपिल और मेवात आदि के सरदारों का दमन कर उन्हें अधीनता स्वीकार करने को विवश किया। उसने ग्वालियर, छैन और बयाना को भी अधीन किया था। 1421 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। इतिहासकार डॉक्टर R.C. वर्दी लाल श्रीवास्तव ने ख्रिज खां का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि ख्रिज खां ने आए दिन होने वाले विद्रोहों का दमन करने के लिए कठिन संघर्ष किया, किंतु उसमें इतनी शक्ति न थी कि
उपद्रवी सामंतों के साथ विद्रोही जैसा बर्ताव करता और उन्हें पूर्णतः कुचल देता। इसलिए उसने समझौते की नीति से काम लिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का यह कथन उपयुक्त है कि उस समय चारों ओर व्यापक अशांति तथा उपद्रव ने उसे क्षण भर के लिए भी चैन न लेने दिया और मृत्यु पर्यंत वह उन भागों में विद्रोह का दमन करने में लगा रहा जो अब भी उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे। इस प्रकार खिलजी खां को संकुचित दिल्ली सल्तनत की राजसीमा को ही बनाए रखने में व्यस्त रहना पड़ा। 1421 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान बना। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। मुबारक शाह सैयद वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। उसे भी उत्तराधिकारी में प्राप्त राजसीमा के अंतर्गत हुए विद्रोहों को दमन करने में सारा समय व्यतीत करना पड़ा। पश्चिमोत्तर सीमा पर खोखरों के सरदार दशरथ से लाहौर की रक्षा करनी पड़ी तथा दोआब, ग्वालियर, कटिहार, मेवात, बयाना तथा इब्राहिम सरकी के विद्रोहों का दमन उसने किया। 1430 में उसे पुनः सरहिंद में पोलाद तुर्क बच्चा के विद्रोह का जो किया था उसको दबाना पड़ा। तत्कालीन स्रोत ग्रंथ तारीख़ मुबारक शाही में अहमद सरहिंदी ने उसका मूल्यांकन करते हुए कहा है कि मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे योग्य सुल्तान था, किंतु उसका भी सारा समय विद्रोहों को दमन करने में व्यतीत हुआ अतः वह शासन सुधारों की ओर ध्यान नहीं दे सका। उसने भी अपने पिता की भांति उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की परिचय दिया था। वह अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सका। उसने यमुना के किनारे मुबारकबाद नगर बसाया और उसकी एक अच्छी मस्जिद बनाई। उसकी मृत्यु के बाद सैयद वंश का पतन आरंभ हुआ। इसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन करता है। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा मोहम्मद खां गद्दी पर बैठा। राजकाज में उसकी रुचि नहीं थी। वह बड़ा विलासी और अयोग्य सिद्ध हुआ। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व दिल्ली से 20 कोस की दूरी तक ही रहा। जौनपुर के शासक ने उसके कई जिले या अपने राज्य में मिला लिए थे। मालवा का मोहम्मद शाह खिलजी व लाहौर व सरहिंद का सूबेदार बहबूल लोदी दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयत्न करने लगे थे। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा। तो यह अंतिम शासक था सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका शासनकाल 1445 से 1451 ईस्वी तक रहता है। इस अंतिम सैयद सुल्तान के समय राजसीमा दिल्ली शहर के आसपास कुछ गांवों तक ही सीमित रह गई। महबूब लोदी के भय से वह दिल्ली छोड़कर बदायूं में रहने लगा था और भोग विलास में लिप्त हो गया था। 1491 ईस्वी में महबूब लोदी ने दिल्ली के सरदारों की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लोदी वंश की नींव डाली। बदायूं में रहते हुए आलम शाह की मृत्यु 1478 में हो गई। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश का पतन हो गया और एक नए राजवंश लोदी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना होती है। तो दिल्ली वंश में लोदी वंश के साम्राज्य के बारे में हम अगले भाग में बताएंगे। तो इस भाग में आपने देखा सैयद वंश। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही दोस्तों एवं मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद।